सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा आरएससी की, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पहला चैप्टर है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि जो पहले के लोग थे वो कैसे करते थे, रेफ्रिजरेशन कैसे करते थे। मटके के अंदर जो पानी क्या करते थे, रख देते और उसके अंदर क्या होती थी, इवोपोरेशन, और उसके थ्रू क्या होता था, वाटर ठंडा होता था। लेकिन इस मॉडर्न मॉडर्न इंडिया में हमने क्या करा कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, रेफ्रिजरेशन एक डिवाइस बना दिया, जिसमें क्या करते हैं हम कि अपने जो भी कोई भी सब्सटेंस या वेजिटेबल हो या फ्रूट्स, उसको क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, अपने रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं। इसका रेफ्रिजरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, उसको फ्रीज बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या क्या है कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है और एयर कंडीशनिंग क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड as the process of producing and maintaining the temperature of a given space or a substance below that of immediate surrounding atmosphere है। यानी कि हम क्या करते हैं कि जो उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं ऑफ अ गिवन स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस में, वो क्या हो जाता है हमारा रेफ्रिजरेशन। जो हमारा और किसके बिलो बिलो दैट ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग, जो हमारा सराउंडिंग एटमोसफियर है, जो एटमोसफियर है उसके सराउंडिंग से लेस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हम इसको मेंटेन रखते हैं। और जो मेंटेन और प्रोड्यूस करते हैं टेम्परेचर को, वो क्या हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन। पहला जो टर्मिनोलॉजी था हमारे पास रेफ्रिजरेशन, वो क्या हो गया कि क्या करते हैं, जब भी हम टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते हैं, मेंटेन करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, बिलो किसके बिलो, अपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम लेवल का जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रेफ्रिजरेशन। उसके बाद है द सिस्टम मेंटेन एट लोअर टेम्परेचर इज नोन एज रेफ्रिजरेटेड सिस्टम। और जो सिस्टम क्या करता है, मेंटेन रखता है लोअर टेम्परेचर को, वो क्या होगा, रेफ्रिजरेटेड सिस्टम हो गया। while the equipment used to maintain this lower temperature is known as refrigeration system। अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, जो इक्विपमेंट हमने यूज़ करा है, किसके लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, वो क्या हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन पता चल गया, जो हमारा रेफ्रिजरेटेड सिस्टम क्या होता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। रेफ्रिजरेशन जो हम अपने टेम्परेचर क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, मेंटेन रखते हैं अपने टेम्परेचर पर्टिकुलर स्पेस में बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो क्या हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन। और रेफ्रिजरेटेड जो सिस्टम क्या मेंटेन रखता है लोअर टेम्परेचर को, वो क्या होगा हमारा रेफ्रिजरेटेड। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया जो इक्विपमेंट, यानी कि जिसके अंदर इक्विपमेंट यूज़ कर गए हैं, वो क्या हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन अ सिस्टम एट अ टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमोसफेयर इट इज़ essential that the whatever amount of heat get into the system must be taken regularly and rejected to a high pressure sink as so that to maintain as desired refrigeration temperature differential। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास जो हमारा इस रेफ्रिजरेशन होता है, रेफ्रिजरेशन से अंदर जो भी हमारे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखते हैं ठंडा करने के लिए, उसके अंदर से क्या करता है, हीट को क्या करता है, निकालता है, और उसके बाद क्या कर देता है, उस हीट को क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देता है। ये कह रहा है इस वाले पैराग्राफ में। उसके बाद हमें क्या टर्मिनोलॉजी याद होती है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेटेड सिस्टम और रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, क्योंकि इसकी ये जो हमारे पास टर्म है, इसका अगले टॉपिक में इसका यूज़ होने वाला है। उसके बाद एयर कंडीशनिंग। अब एयर कंडीशनिंग क्या होता है, एयर कंडीशनिंग में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लो एंड प्योरिटी ऑफ एयर इज कंट्रोल सब्स्टिट्यूशनली। यानी कि जो हम क्या कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी एंड फ्लो और प्योरिटी ऑफ एयर, उसको क्या कर सकते हैं हम, जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेशन सॉरी एयर कंडीशनिंग हो जाएगा विद इन अ स्पेस रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यानी कि इसमें क्या करना होता है
कि हम क्या कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को जो भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पेस में होगा, यानी कि किसी रूम के अंदर क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। एक हमारे पास होगा, एक गिवन स्पेस होगा, उसके अंदर जो भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फ्लो ह्यूमिडिटी है उसको और टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, और प्योरिटी ऑफ एयर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके से क्या होगा कि हमारा रूम क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, और इसे क्या कह सकते हैं हम, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में बी डिवाइडेड इंटू कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के क्या है, एयर कंडीशनिंग है। पहला कंफर्ट है और दूसरा हमारे पास है इंडस्ट्रियल। अब देखें, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग डील विद द ह्यूमन कंफर्ट विच रिक्वायर नॉइज़ कंट्रोल एज वेल एज इंडस्ट्रियल। अब क्या होगा, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में क्या होता है कि ये हमारे किसके लिए यूज़ होता है, ह्यूमंस के लिए, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने नॉइज़ को जो भी नॉइज़ आ रही है बाहर से आ रही है उसको क्या कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो ह्यूमन के कंफर्ट के लिए हो गया कि अपने रूम के अंदर क्या कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको जो भी नॉइज़ है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक रूम के अंदर। और साथ में इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग इज मींट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल सुटेबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट कमोडिटीज प्रोसेस और लेबोरेटरीज एंड ह्यूमरस अदर थिंग्स। इंडस्ट्रियल में क्यों यूज होता है, ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, जो हमारा कमर्शियल प्रोडक्ट है उनको क्या कर सकते हैं, स्टोर करने के लिए क्या करते थे, इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग का भी यूज होता है। और प्रोसेस करते हैं उसके लिए लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, अपने एयर कंडीशनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यहाँ पे क्या हमारे पास है, एप्लीकेशन है। पहला एयरक्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, ऑडिटोरियम में, और ये बेकरीज में, टेक्सटाइल में, और ये बिल्डिंग, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल में। ये सब क्या हो गया हमारे एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन यूज़ होता है और एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन क्या होता है, जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, वो क्या हो गया हमारे पास, रेफ्रिजरेशन। और एयर कंडीशनिंग जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक गिवन स्पेस होता है उसमें क्या कर सकते हैं, अपने ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और प्योरिटी ऑफ एयर को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारा एयर कंडीशनिंग। ये हो गया हमारे एप्लीकेशन। उसके बाद हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से क्या क्या होता है कि द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बाय रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम क्या था हमारा, पिछले पेज में हमने देखा रेफ्रिजरेशन, ये हो गया रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेटिव सिस्टम, और ये हो गया रेफ्रिजरेशन। अब कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी कि जो भी इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, जो भी हम क्या करते हैं अपने इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रेफ्रिजरेशन में, इन अ गिवन टाइम में इज़ नोन एज रेफ्रिजरेटिंग, और बोल सकते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यानी कि जो भी रेफ्रिजरेशन के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस होता है, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एक गिवन स्पेस में और इन अ गिवन टाइम में, तो इज़ नोन एज, वो क्या हो सकता है, उससे क्या कहेंगे हम, रेफ्रिजरेटिंग, और बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसकी हमारे पास एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन केजी जूल पर सेकेंड। क्या है, किलो जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे किलो जूल पर मिनट, ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी एसआई यूनिट होगी। उसके बाद यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, हमें क्या पता, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता चल गया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एक गिवन टाइम में, और बोल सकते हैं गिवन स्पेस में, वो क्या हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। इसके हमारा ऐसा यूनिट हो गई किलो जूल पर सेकेंड, या बोल सकते हैं किलो जूल पर मिनट। उसके बाद यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन।
रेफ्रिजरेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसका एब्रीविएटेड एस टी आर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं टी आर। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं टी आर। अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड। अब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैसे डिफाइंड है कि इसमें क्या देख रहे हैं, एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स में। यानी कि जो भी हमारे पास कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, अमाउंट जितना भी हमारे पास कूलिंग अमाउंट में कूलिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, एक यूनिट जो भी हमारा क्या हुआ कि एक हमारा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, कैसे जितना अमाउंट ऑफ हमारे पास कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस, यानी कि 1 टन ऑफ आइस जितना भी मेल्ट हुआ यूनिफॉर्मली, उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि कूलिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम क्या एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स में। वो क्या हो जाएगा हमारा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है कि एक हमारे पास मेल्टिंग है 1 टन ऑफ आइस हमारे पास है, वो क्या हुआ है यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है मेल्ट हो रही है। उसकी वजह से जो भी हमारे पास क्या हुआ है जो भी हमारा कूलिंग इफेक्ट हमें जो मिला है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो कूलिंग इफेक्ट मिला है एट 0 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स में, वो क्या हो जाएगा हमारा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। उसके बाद कह रहा है सिंस द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 335 किलो जूल पर केजी। ये क्या लेटेंट हीट कितना है हमारे पास 335 केजी पर किलो जूल पर केजी। देयरफॉर द 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना हो जाएगा कि 1000 इंटू में क्या हो जाएगा 335 किलो जूल इन 24 आवर्स में। उसके बाद हमने क्या कर दिया इसको, हमारे पास आ गया 1 टन, यानी कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारे पास कितना आ गया 232.6 किलो जूल पर मिनट। ये क्या हो गया 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है 232.6 किलो जूल पर मिनट। ये क्या हो गया हमारे पास 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू होगी। इसकी यूनिट क्या हमारे पास है किलो जूल पर मिनट में इसकी हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि उसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ। और यहाँ पे हमारे पास है इफ़िशियंसी। जब हमारा रेफ्रिजरेशन वर्क करता है तो हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसकी कितना थी। और जब हमारा इंजन काम वर्क करता है तो उसकी बोलते हैं इफ़िशियंसी कितना होगी। यानी कि जब इंजन की बात करेंगे तो उसकी इफ़िशियंसी देखेंगे, और जब हम क्या करेंगे जब हमारा क्या होगा रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे इसको कि उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। अब देखते हैं इसमें जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। यानी क्या होता है कि ऑलवेज बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है रेफ्रिजरेशन का वो क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, जो हमारा रेफ्रिजरेशन उसका परफॉर्मेंस कैसा है। यानी कि जब भी हमारा COP, इसको हम क्या लिख सकते हैं COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है ऑलवेज क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोल सकते COP ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज द मेजर ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। ये क्या है कि उसका इफेक्टिवनेस देखते हैं कि वो कितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से कितना चीज़ें ठंडा हो रही है। इट मे बी डिफाइंड द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द हीटिंग इक्विवेलेंट ऑफ द वर्क सप्लाई टू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी कि हम क्या करते हैं इसमें देखिए क्या होता है, जो जब हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, रेफ्रिजरेशन में क्या करते हैं हम पहले उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं वो क्या करते हैं पहले हम क्या करते हैं वर्क क्या करते हैं कि जो भी हमारा उसके अंदर रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं जो हमारे पास गैसेस यूज़ होती हैं जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं।
जो हमारे फ्रिज होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारे रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले रेफ्रिजरेंट्स के ऊपर कुछ वर्क करना पड़ता है। उसके बाद क्या करता है, वो क्या करता है कि हीट को रिजेक्ट करता है। हीट को किस में से रिजेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, हीट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। किस में से, जो हमारे पास से जो भी सब्सटेंस रखा है रेफ्रिजरेशन के अंदर, उसके अंदर से क्या कर लेता है, वो वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करके क्या कर देता है, वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। ये यहाँ पे चीज़ कह रहे हैं। It is known as theoretical coefficient of performance and is based on theoretical cycle of refrigeration when losses are ignored mathematically. अब यहाँ पे थियोरेटिकल, ये क्या है, थियोरेटिकल मतलब बोल सकते हैं कि इमेजिनरी है। अब यहाँ पे सी ओ पी क्या है कि क्यू अपॉन में डब्ल्यू, क्यू क्या हमारा, जितना अमाउंट में उसने सब्सटेंस में से क्या करा, हीट को रिजेक्ट करा। और जो हमने, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द हीट यूनिट, और जितना भी हमारा हीट यूनिट में काम हुआ है, यानी बोल सकते हैं कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में जितना भी हमारा काम हुआ है वो क्या हो गया हमारा डब्ल्यू। और क्यू क्या हो गया, जितना भी हमने क्या करा है कि हीट को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया किसी भी सब्सटेंस में से, तो क्यू हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन हीट यूनिट। और बोल सकते हैं डब्ल्यू क्या हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन हीट यूनिट। उसके बाद यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस द वैल्यू ऑफ सी ओ पी विल बी मच देन मच मोर देन यूनिटी। यानी कि यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि जो हमारा सी ओ पी होता है, सी ओ पी क्या होता है, मच मोर देन वन यूनिटी, यानी कि एक यूनिट से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ क्यू एंड डब्ल्यू आर एक्चुअली मेजर्ड ड्यूरिंग a test, their ratio will be actual of coefficient of performance. The ratio of the actual performance to the theoretical performance is known as relative coefficient. यानी कि जब क्या होता है हमारे पास रेशियो आ जाता है, जब हमारा ऊपर हमने क्या थियोरेटिकल सीओपी किया था, उसके बाद देखते हैं रिलेटिव सीओपी क्या होता है। एक्चुअल सीओपी अपॉन में थियोरेटिकल, यानी कि जो एक्चुअल, यानी एक्चुअल में जो रियल वाला हमारे पास सीओपी है और जो हमारा इमेजिनरी सीओपी, इसका इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव सीओपी। और जो थियोरेटिकल सीओपी में क्या हीट अपॉन में वर्क क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा डब्लू, क्यू अपॉन में डब्लू क्या हो जाएगा हमारा थियोरेटिकल। और एक्चुअल जो रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव में होता है एक्चुअल सीओपी, जो हमारा रियल सीओपी आया है, और उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसी से, जिससे डिवाइड कर देंगे थियोरेटिकल सीओपी से, तो हमारे पास आ जाए रिलेटिव सीओपी। अब देखते हैं कि इफिशियंसी, डिफरेंस बिटवीन सीओपी एंड इफिशियंसी। इफिशियंसी किसके लिए यूज होता है, इंजन्स के लिए यूज होता है, और परफॉर्मेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो हमारे इसमें क्या बोला था कि जो हमारे यूनिटी मच मोर देन वन, यानी कि सी ओ पी क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है, और इफिशियंसी लेस देन, कम होगा। यानी कि सी ओ पी जितना ज़्यादा बड़ा होगा वन से, सी ओ पी जितना ज़्यादा बड़ा होगा वन से, उतना ही क्या होगा उसकी इफेक्टिवनेस, यानी कि रेफ्रिजरेशन उतना ही अच्छा वर्क करेगा। और सिमिलरली और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितना इफिशियंसी क्या होगा लेस देन वन होगा, तो इंजन क्या करेगा उतना ही अच्छा वर्क करेगा और उतना ही हमें आउटपुट अच्छा देगा। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन अनलाइक द efficiency ऑफ हीट इंजन इज मच हायर देन द यूनिटी। यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, द सी ओ पी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या करेगा, जो सी ओ पी होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, हमारा इफिशियंसी की। यानी जब क्या करेगा सी ओ पी बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगी, और जब इफिशियंसी घटेगी तो सी ओ पी बढ़ेगा, ये बोल सकते हैं। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन कुछ हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि सी ओ पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इफिशियंसी। और किसी भी इंजन में क्या होता है, किसी की इंजन में क्या होता है कि उसका इफिशियंसी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि इफिशियंसी और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसे ऐसा क्यों कहते हैं कि हमने इसको इफिशियंसी बोल दिया और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यों कहते हैं। यहाँ पे अभी
ये जो है ये डायग्राम इसके थ्रू हम देखने वाले हैं कि इसको इफिशियंसी कहाँ है और ये रेफ्रिजरेशन को हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और यहाँ पे देख लिया क्या है कि COP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा इफिशियंसी की। उसके बाद फॉर दिस रीज़न द टर्म COP हैज़ बीन devised for the rating of refrigeration machine even though the ratio is actually indicated the effectiveness or the efficiency of refrigeration। ये क्या हुआ है, ये सब चीज़ें देख ली। अब हमने क्या क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन अ हीट इंजन रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में क्या होता है डिफरेंस। इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इफिशियंसी क्यों कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। The difference between a heat engine, a refrigeration, a heat pump is shown in figure 1.1। पहला हमारा हीट इंजन है। हीट इंजन पे क्या होता है कि हम जो हमारा हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास T2 है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंजन है जो वर्क करेगा, हमें क्या करेगा, वर्क प्रोवाइड करेगा। और ये हमारा कोल्ड बॉडी जो T1 है, हॉट बॉडी का हमारा टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे हमारा T1 और ये हमारा Q1 की वैल्यू कितना है। और देखिए हमारा क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा इंजन होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को लेता है, इंजन तक भेजता है। टेम्परेचर मतलब हॉट बॉडी क्या करता है, हम क्या करते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं तो उसमें क्या कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि वो क्या करता है, टेम्परेचर हॉट बॉडी से टेम्परेचर लेता है और इंजन को देता है। उसके बाद इंजन क्या करता है कि हमें वर्क प्रोवाइड करता है और बाकी जितने भी हमारे पास हीट बच जाती है वो क्या कर देता है, कोल्ड बॉडी में चला जाता है। यानी कि हमने क्या करा, हॉट बॉडी से टेम्परेचर लिया, इंजन को दिया, इंजन ने वर्क करा, उसके बाद जो भी टेम्परेचर बचा वो क्या हुआ, कोल्ड बॉडी में चला गया। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है हमारे पास रेफ्रिजरेशन में, क्या रेफ्रिजरेशन में जो हीट इंजन का उसका उल्टा अपोजिट होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको इफिशियंसी और बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रेफ्रिजरेशन में देखिए क्या कि हॉट बॉडी है और यहाँ पे कोल्ड बॉडी है। ये क्या करेगा कि कोल्ड बॉडी से क्या करेगा, कोल्ड बॉडी क्या करेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसके ऊपर वर्क करेंगे तो ये क्या करेगा, कोल्ड बॉडी से क्या करेगा, टेम्परेचर लेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, रेफ्रिजरेशन को क्या करेगा, ठंडा करेगा या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा कि हमारा टेम्परेचर 2 तक सेंड करेगा। जितने भी हीट बचेगा क्या करेगा, हीट को निकालेगा, उसके बाद क्या करेगा, टेम्परेचर ये एटमॉस्फेयर में भेज देगा। इसमें देखिए क्या था, इंजन में क्या था कि हॉट बॉडी से क्या कर दिया, हीट या टेम्परेचर को लिया, इंजन में दिया, इंजन ने क्या करा, वर्क कर दिया। उसके बाद जो जितना भी हमारे पास हीट बचा उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बॉडी में सेंड कर। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, T1 यहाँ पे, T2 यहाँ पे। तो T1 से क्या कहते हैं, कोल्ड बॉडी से क्या टेम्परेचर लिया, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या हम कर रहे हैं, वर्क हम ये करें कि कोल्ड बॉडी से क्या करें, टेम्परेचर लिया, रेफ्रिजरेशन दिया, क्या करें, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्या करें, जितना भी हीट बचेगी उसको हॉट बॉडी में सेंड करेंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर में सेंड करेगा। सिमिलरली ये क्या है, अब हम देखते हैं हीट पंप में क्या होता है। हीट पंप में सिमिलर जो हमारे पास रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है वही क्या है हमारे पास यहाँ पे हीट पंप में। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें इनका जो प्रोसेस जो पर्पस होता है वो डिफरेंस पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन जो इनका प्रोसेस होता है वो सेम होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि कोल्ड बॉडी से क्या करता है, टेम्परेचर लेता है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा। देखिए इंजन में क्या होता है कि पहले क्या करते हैं हम, हीट प्रोवाइड, उसके बाद में वर्क मिलता है। लेकिन रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि हम पहले वर्क करते हैं, उसके बाद में वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली हीट पंप में भी क्या है कि पहले वर्क करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, हीट पंप मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इंजन हीट मिलेगा। देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मेन चीज़ डिफरेंस ये है कि इंजन में क्या करना पड़ता है, पहले हमें हीट देना पड़ता है, उसके बाद वो वर्क करता है, ओके। लेकिन रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि पहले टेम्परेचर T1 है, कोल्ड टेम्परेचर T1, उसके बाद यहाँ पे पहले वर्क करते हैं। वर्क क्या करते हैं हम कि टेम्परेचर T1 इन रेफ्रिजरेशन को देते हैं, ये कैसे ठंडा करते हैं,
और उसके बाद ये क्या था हॉट बॉडी तक जो भी टेम्परेचर बच जाता है उसको सेंड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोल्ड बॉडी जो है वहाँ से टेम्परेचर लेते हैं, यहाँ पे भेजता है, इस पर वर्क करते हैं और इसके बाद ये क्या करते हैं जितना भी हीट बचा वो क्या कर देते हैं हॉट बॉडी तक सेंड कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें कि ए वाले में क्या कह रहा है और बी सी के बारे में देखते हैं क्या है। कि इन अ हीट इंजन द हीट सप्लाइड टू द इंजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। हीट को क्या करते हैं सप्लाइड करते हैं और वो क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं इनटू यूजफुल वर्क में। इफ़ ये क्या हमारा if Q2 is the heat supplied to the engine and Q1 is the heat rejected from the engine, then the net work done by the engine is given by E। जो हमारा नेट वर्क डन हुआ है Q2 माइनस यानी Q1। Q2 क्या हमारा हीट जो हम क्या कर रहे हैं सप्लाइड कर रहे हैं इंजन को, और Q1 क्या है जो हीट हमारा रिजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द इंजन। यानी कि क्या करा जो सप्लाइड करा उसमें से माइनस कर दिया हमने, क्या कर दिया किसको हटा दिया जो हमने रिजेक्ट करा, तो हमारे पास क्या नेट वर्क डन हो गया। इन केस ऑफ हीट इंजन में द एफिशिएंसी ऑफ और कोफिशिएंट द एफिशिएंसी और सीओपी क्या हो गया, तो हम क्या बोल ऐसे कुछ इसका फॉर्मूला कि वर्क डन अपॉन में क्या हो जाएगा हीट सप्लाई। ये हो गया हमारा नेट वर्क डन, यानी कि जो हमने क्या करा हीट सप्लाइड करा, और Q2 हो गया जो हमने हीट सप्लाइड करा, Q1 क्या होगा जो हीट वहाँ से रिजेक्ट होगा। इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास Q वर्क डन अपॉन में हीट रिजेक्टेड, यानी कि पहले क्या करना पड़ेगा हीट देना पड़ेगा और उसके बाद क्या मिलेगा हमें यहाँ से वर्क डन मिलेगा। सिमिलरली वर्क डन को क्या लिख सकते हैं W लिख सकते हैं और हीट सप्लाइड ये Q2 लिख सकते हैं। नेट वर्क डन हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो नेट वर्क डन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Q2 माइनस Q1 अपॉन में क्या आ जाएगा Q2 को एज इट इज में यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या होगा हमारा जो हीट इंजन का के बारे में था। अब हमारा बी पॉइंट क्या है हमारा रेफ्रिजरेशन, और उसके बाद सी पॉइंट देखेंगे जो हमारा क्या है हीट पंप है। ये क्या था दोनों अलग पर्पस के लिए यूज होता है। दोनों अलग पर्पस के लिए क्यों यूज़ होता है, ये क्या करता है कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन है इसके अंदर से क्या करता है हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और एटमॉस्फेयर में सेंड कर देता है, भेज देता है। लेकिन इसमें क्या होता है एटमॉस्फेयर से हीट को लेता है और उसके एक पर्टिकुलर स्पेस में डिलीवर कर देते हैं। इट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ये भी हमने देख लिया। रेफ्रिजरेशन इज अ रिवर्स ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेशन क्या है हीट इंजन का रिवर्स है। हीट इंजन का क्या है रिवर्स है। जो हीट इंजन में काम हो रहा है उसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा रेफ्रिजरेशन में। इट कूल और मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये क्या करता है टेम्परेचर को मेंटेन करता है और प्रोड्यूस करता है, मेंटेन करता है प्रोड्यूस किसके लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर उससे क्या करता है लो टेम्परेचर पे क्या मेंटेन रखता है। इट एक्सट्रैक्ट द हीट जो Q1 है फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी से क्या करता है हीट को एक्सट्रैक्ट करता है एंड डिलीवर्ड हीट Q2 टू द हॉट बॉडी। उसके बाद क्या कर देता है वो हॉट बॉडी तक सेंड डिलीवर कर देता है बाय एक्सपेंडिंग द वर्क डन, यानी कि जो हमारा नेट वर्क डन क्या हो जाएगा WR जो हमारा रेफ्रिजरेशन की Q2 माइनस Q1। इस पिक्चर में क्या था कि जो हमारा Q1 कितना आ रहा था यहाँ पे आ रहा था Q1 कितना आ रहा था Q2 माइनस W। सेम यहाँ पे क्या आ रहा था Q2 कितना आ रहा था यहाँ पे आ रहा था Q1 प्लस QW। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 प्लस QW। ये चीज़ क्या है यहाँ पे जो हमारा इनपुट आता है वो यहाँ पे इनपुट है, ये इनपुट है हमारा। तो इन दोनों में क्या है ये दोनों सेम है और ये क्या है डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कि Q2 माइनस Q1 या क्या हो गया हमारा नेट वर्क डन हो गया।
अब देखिए इसमें क्या है कि इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन में कि COP कितना हो जाए कि अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, जितना भी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसका रेशियो हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, जितना हमने काम किया सिस्टम पे। सिस्टम में क्या काम किया कि जो हमने रेफ्रिजरेंट यूज़ करा था, रेफ्रिजरेंट क्या होता है जो हमारा कूलिंग प्रोड्यूस करता है, जो हमारा फ्रिज होता है उसके अंदर क्या होता है रेफ्रिजरेंट के थ्रू क्या करते हैं अपने सब्सटेंस को क्या करते हैं, एक जो हमारा रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या होता है कूलिंग इफेक्ट, यानी कि जो भी हमने उसके अंदर सिस्टम के अंदर काम किया ये क्या हो गया वर्क डन हुआ, उसके क्या लिख सकते हैं कि हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉडी हमारा क्या था Q1 और वर्क डन इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद Q1 को एज इट इज और वर्क डन जो हमारे नेट टू वर्क डन निकला था उसको क्या लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1। अब जो हमारा हीट पंप है उसको देखते हैं क्या है कि द साइकिल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हीट पंप इज द सेम एज दैट ऑफ द रेफ्रिजरेशन। जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन साइकिल किसका हीट पंप इज द सेम एज द इज दैट ऑफ द रेफ्रिजरेशन। ऑपरेशन तो दोनों का क्या है सेम है, हीट पंप का और रेफ्रिजरेटर का ऑपरेशन सेम है। इन दिस ऑल्सो द हीट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी and delivered to the hot body, but the difference between the two lie in a purpose of their respective is, यानी कि क्या करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, लेकिन क्या करते हैं दोनों का साइकिल ऑपरेशन सेम है, लेकिन ये क्या करते हैं दोनों डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वो पर्पस क्या है वेयर एज यहाँ पे और रेफ्रिजरेशन इज यूज टू प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन क्या करता है एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और हीट पंप इज यूज टू और क्या करता है अ हीट पंप इज यूज टू यूटिलाइज द हीट डिलीवर एट द हाई टेम्परेचर फॉर हीटिंग पर्पज। और ये क्या करता है हीट को क्या करता है यूटिलाइज करता है और डिलीवर कर देता है एक हाई टेम्परेचर फॉर हीटिंग। ये क्या होता है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए था और ये हीटिंग पर्पस के लिए, यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या लेता है हीट को लेता है एक एक हम क्या बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर या गिवन स्पेस में क्या कर देता है डिलीवर कर देता है। इन अ रेफ्रिजरेटर में क्या होता है हीट इज पम्प्ड आउट ऑफ द सिस्टम और कन्फाइंड स्पेस वाइल अ हीट पंप, और बोल सकते हैं हीट पंप फ्रॉम द सराउंडिंग, और बोल सकते हैं फ्रॉम अ सोर्स इज पम्प्ड इनटू द सिस्टम। यानी क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में क्या था रेफ्रिजरेटर में क्या करते थे कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे, और हीट पंप किसके लिए यूज़ करते हैं अपना हीटिंग पर्पस के लिए। उसमें क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं कि जो भी हमारा हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में डिलीवर करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हीटिंग पंप में क्या होता है कि हीट को यूटिलाइज करते हैं उसके बाद वो डिलीवर कर देता है इसके अंदर एक सिस्टम के अंदर, ताकि वो क्या करते हैं एक हीटिंग पर्पस के लिए हम उसका यूज़ कर सकें। ये क्या है डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क डन मिल जाएगा Q2 माइनस Q1। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि COP आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द हॉट बॉडी अपन में क्या देगा अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिमिलरली इसको हम यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं, और हमारा हो जाएगा कि COP प्लस 1, यानी कि COP प्लस 1 कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इसका हमारा COP बोल सकते हैं और या EPR बोल सकते हैं। उसके बाद ये क्या है COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो हीट पंप का जो COP होता है ग्रेटर देन 1 होता है। द COP ऑफ हीट पंप इज ग्रेटर बाय द यूनिटी ऑफ COP देन द सेम मशीन इज यूज एज अ रेफ्रिजरेशन। लेकिन क्या होता है सेम मशीन का हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में, लेकिन फिर भी क्या इसका ग्रेटर देन 1 है, लेकिन रेफ्रिजरेशन में क्या होता है ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि इसका भी जो साइकिल का ऑपरेशन है वो सेम है, इसलिए क्या होता है इसका ग्रेटर देन 1 है। सो गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पिक्चर है, इसके भी जो हमारा इनपुट आउटपुट क्या है, जो हम इनपुट हमारा ये था आउटपुट हमारा ये, यहाँ पे क्या था इनपुट ये और आउटपुट हमारा ये, इनपुट हमारा ये आउटपुट ये, यानी कि ये क्या हो गया हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट, और ये क्या हमारा इनपुट,
इनपुट इनपुट ये पिक्चर के जैसे सेम एज इट इज करना पड़ेगा। इसको हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में क्या करेंगे कि अगले वीडियो में क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।